आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, जिस स्थान पर हम हैं वह है आज पंकज आर्ट प्रेजेंट संस्कृति फोक आर्ट सोलो एग्जीबिशन बाय ललिता पांडे। और साथियों, ये यहाँ पर कैफी आजमी ऑडिटोरियम पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ में यहाँ पर ये पूरा इन्होंने अपना जो है आर्ट फॉर्म फोक आर्ट, जिसमें ये मेन अपना मानती हैं कि हमारी फोक में जो है मेन और ख़ास तौर पे इन्होंने अपना एक पूरा कार्यक्रम लिया हुआ है। ये कैफ़े आज़मी में आज हमारी 3 दिसंबर 2023 को हमारी बहन जी श्रीमती ललिता पांडे जी की इस समय जो है ये कलाकृति की अपनी प्रदर्शनी चल रही है। हमारे सारे गणमान्य और हमारे विशिष्ट अतिथि सब आ चुके हैं। आप देखें इस समय परिसर में ताली की गूंज है और इस समय जो है हमारे ये देखें हमारी बहन जी ने अपना कार्यक्रम जो इसके लिए अभी प्रतिबद्ध है और इसको इनको पूरा सीक्वेंस भी मालूम है कि कैसे इसको आयोजित और प्रायोजित करना है। ये देखें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत। आशीर्वाद से हम लोग जो है नवाजे गए हैं और इस समय जो है बहुत ही ऊर्जा का हमारा पावर स्टेशन इस समय हमारे सामने है। हमारी माता जी उनके बगल में है और इस परिदृश्य को पूरा देखें। क्लॉकवाइज तरीके से आपको पूरे परिसर की एक जो है शूटिंग बहुत ही धीरे धीरे शालीन तरीके से दिखाते हैं। ये देखें आप इस समय ये अलग अलग विधाओं में अलग अलग चित्र, अलग अलग ये जो है मोमेंटोज बने हुए हैं। ये अलग तरीके के आर्ट वर्क है। ये कुछ फ्रेम्ड फोटोग्राफ्स हैं जो कि दीदी ने खुद बनाई है, ललिता पांडे जी ने। आज इस एग्जीबिशन में हमारी सिस्टर शिप्रा पांडे जी की भी प्रतियां हैं बाहर, वो भी मैं अभी आपको शूट करके दिखाऊंगा। तो अब हमारे पास ये धीरे धीरे संकाय हमारा बड़ा हो रहा है। ये हमारी 2 बेटियां हैं जो हमारा पूरा लेखा जोखा और व्यवस्था पूरी देखती हैं। इस समय आप देखें परिसर जो है बिल्कुल यू शेप में बहुत ही पंकज जी के आशीर्वाद से, हमारे जीजे जी के परम आशीर्वाद से ये व्यवस्था है। हाँ वो कर रहे हैं, मैंने रिकॉर्डिंग में ले लिया उसको। आइए बिल्कुल आता है। ये हमारे जिया जी हम सबको आशीर्वाद देते हुए, ऊर्जा देते हुए मैं उनको ये बस मैं तो यहाँ से पीछे हूँ। हमारी इस प्रदर्शनी का ये उद्घाटन हुआ। दीदी आप आगे आइए। ललिता जी इधर आइए। अरे दीदी तो अब साथियों मैं जिनसे बात करना चाहता हूं, जो मुख्य कार्यक्रम की आज की सूत्रधार, मुख्य कर्णधार ललिता पांडे जी। ललिता पांडे जी, फोक आर्ट, फोक ही आपने क्यों लिया? क्या आपका ये इंटरेस्ट, और ख़ास तौर पे ये जितनी पेंटिंग्स हैं, आर दे योर पैशन, योर प्रोफेशन, ये क्या हैं और आपको इसमें इतना ज़्यादा
जो पेंटिंग के प्रति आपका रुझान कैसे, क्यों और कब आया, थोड़ा ये बताइए। ऐसा है ना कि हाँ सॉरी, ऐसा है कि हम लोगों को शुरू से ही एक आर्ट का होता है रुझान। कुमाऊं में हर त्यौहार में अर्पण देने की पुरानी परंपरा है, जिससे हम हमेशा से जुड़े रहे। तो घर में कभी भी कोई भी त्यौहार होता था, हम लोग लक्ष्मी के पौ बनाते थे, अर्पण देते थे। वो एक अंदर से हिडन टैलेंट था, मगर कभी पता नहीं था कि मैं पेंटिंग बना पाऊँगी। जब कोविड हुआ, घर में कोई काम नहीं था, किसी का आना जाना नहीं था, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तुम आजकल खाली बैठी, तुम पेंटिंग बनाओ, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती थी। तो फिर मैंने, उस समय बहुत साधन भी नहीं थे, जो घर में पेंसिल, स्केच पेन वगैरह थे, उससे धीरे धीरे बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ऑनलाइन सामान थोड़ा मिलने लगा, इस तरह से पेंटिंग का दौर शुरू हुआ। और उस समय कहीं डिस्प्ले का तो कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि लोग ही आपस में नहीं मिल रहे थे बस। तो मैंने उसको अपना गुड मॉर्निंग पैशन बनाया था। मैं जो पेंटिंग शाम को बनाती थी, सुबह एक मैसेज के साथ कि मैं क्या दिखा रही हूँ, तो सबको भेजती थी। और सब लोग उसमें बहुत ही अच्छा मुझे रिस्पॉन्स देते थे, और लोग कहते थे तुम्हारी आर्ट में कुछ है, तुम इसको आगे बढ़ाओ। और धीरे धीरे लोगों का यही चीज़ जो है, इसने मुझे इतना प्रेरित किया कि अब आर्ट मेरा पैशन बन चुका है। बिना आर्ट बनाए शायद मैं अगर एक बार रोटी ना मिले, मगर अगर आर्ट ना बनाऊँ तो मुझे बेचैनी हो जाती है। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, आपने अपने हस्बैंड के बारे में बताया, अपने पतिदेव के बारे में बताया, एक प्रेरणा स्रोत, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हम अगर मान सकते हैं, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन भी जिससे, जहाँ से आपको मिलता है, शायद आपके पतिदेव से। बता रही हूँ कि उस समय की इतनी विकट परिस्थितियाँ थीं कि लोग एक दूसरे के घर दवा देने तक नहीं जा रहे थे। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए कहीं से भी ऑनलाइन जो सामान उनको दिखाई दे जाता था ड्राइंग का, उन्होंने उस पीरियड में मेरे लिए कुर्सी मेज मंगाई कि मैं ड्राइंग बना सकूँ। तो उनका तो एक हमेशा है, और उन्हीं के मारे ही शायद ये मैं ड्राइंग आज बना रही हूँ। और इसीलिए मैंने 2 दिन जो हमारे पंकज से जुड़े हुए हैं, वो पंकज आर्ट को समर्पित कर रखे हैं। और 2 दिन मैं साल में उनका डिस्प्ले करती हूँ, एक 12 जून और एक 3 दिसंबर। चलिए आइए अब आप थोड़ा आपकी पेंटिंग इसमें चलते हैं, और खास तौर पे इंडियन फोक आर्ट, जिसमें आपका अलग अलग तरह का कलेक्शन, किसी एक ही प्रांत का, एक ही राज्य का इसमें नहीं होगा। आपने शायद हर तरह के अलग अलग राज्यों के जो फोक आर्ट है और उनकी जो प्रसिद्धि है, वो जरूर लगाई होंगी। थोड़ा सा अपने ये पेंटिंग्स के बारे में समझाइए। देखिए, जैसे ये वर्ली आर्ट है, वर्ली आर्ट महाराष्ट्र की होती है। और बेसिकली ये जो है ना, पहले भित्ति आर्ट कहलाती थी। ये वहाँ की गुफाओं में और उसमें बनती थी, घरों में। अब धीरे धीरे घर भी छोटे हो गए हैं, फ्लैट कल्चर सब पूरे महाराष्ट्र में, तो लोगों ने इसको आर्ट फॉर्म में घरों में लगाना शुरू कर दिया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, बस अब उसको हम पेंटिंग फॉर्म में बनाते हैं, जो पहले हम वॉल में बनाते थे। अच्छा, वही बात है, क्योंकि हमारे कैमरा पर्सन भी बहुत ही बारीकी से जूम करके इसको बहुत अच्छी तरह, मैं ऊपर शायद समझ सकता हूँ। ये कुमाऊनी अपन आर्ट है, और इसमें कुमाऊं के अलग अलग चीज़ों में हमारे यहाँ अलग अलग तरह के वो यूज़ किए जाते हैं सिंबल्स, जैसे उनको मैंने इस्तेमाल किया है। सिंबल्स क्या क्या है, जैसे आप बता रही हैं? हमारे कुमाऊं के सिंबल में शंख, घंट, सूर्य, चंद्र, स्वास्तिक, ओम, इन सब का बहुत महत्व है। लक्ष्मी चरण, इनको हम लोग अलग अलग अवसरों पे अलग अलग हिसाब से बनाते हैं। जैसे जब हम शिव जी की चौकी बनाते हैं, तो उसके लिए हमें तांत्रिक तरीके से बनानी पड़ती है, उसमें हमें उसका हिसाब रखना पड़ता है। जब हम ये क्या कहते हैं, देव उठानी एकादशी का बनाते हैं, तो उसमें हम सूप के ऊपर उस डिज़ाइन को बनाते हैं। तो मैंने बनाया कागज में है, मगर सूप को अंदर से बना के तब सूप में वही चित्र उकेरा है। जो थोड़ा आगे बढ़ते हुए, अगर ये कुछ इसकी विशेषता, इसकी जो गोंड आर्ट है, ये एमपी की आर्ट है। इसमें बहुत ब्राइट कलर यूज़ किए जाते हैं, और ये इमेजिनरी आर्ट है। इसमें हमें अपना इमेजिनेशन यूज़ करना पड़ता है। वो जानवर वही है, मगर हम उनको थोड़े डिफरेंट ढंग से दिखाते हैं, जानवर और पेड़ों को। अच्छा, पेड़ों को और जानवरों का और उसका इमेजिनेशन, जैसे आप कह रही हैं, तो इसमें क्या सिर्फ जानवर और पेड़, या कोई और भी इमेजिनरी सब्जेक्ट भी आप ले सकती हैं? किस तरह? ज़्यादातर सब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे मधुबनी में तो हम फिगर्स बनाते हैं, मगर मधुबनी और गोंड में यही फ़र्क है, गोंड में फिगर्स नहीं होती, ये बेसिकली जानवर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है। जानवर और आदिवासी आर्ट है, और इसमें उन्होंने सारे जानवरों को ही इसमें लिया है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये कौन किस तरह के आर्ट है? ये बहुत कलरफुल आर्ट होती है, और इसमें जो है हम लोग क्या कहते हैं, जो जानवर और मनुष्य, सभी कुछ इसमें दिखाते हैं। और मधुबनी मीन्स बिहार का ये कोई ये बिहार का एक इलाका है जहाँ से ये आर्ट डेवलप होती है, और आज इंडिया के हर कोने में मधुबनी आर्ट।
ये कुछ विशेष कलेक्शन है आपका, ये कौन सा है, क्या है बताइए। ये एब्स्ट्रैक्ट और नेचर पेंटिंग है जो भी मैं कभी कभी करती हूँ। हालांकि मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मगर लोगों की डिमांड आती है तो मैं इसको भी बनाती हूँ। ये लोगों की डिमांड पे ही मैंने जो है नेचर पेंटिंग बनाई है, ये एब्स्ट्रैक्ट। नेचुरल लास्ट तक भी पूरी नेचर पेंटिंग है। अलग अलग पेंटिंग्स को यहाँ आके देखा, निहारा, खरीदा। मैक्सिमम अगर आपसे जानना चाहूँ तो ये पेंटिंग की कॉस्ट ये कितने की होती होगी? जैसे अलग अलग पेंटिंग है तो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी कॉस्ट तो आप कर ही नहीं सकते हैं। पेंटिंग एक हमारा दिमाग का एक फूड है, उसको हम कॉस्ट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हम अपनी भावनाओं को हम कहीं से इसे कॉपी नहीं करते हैं। कोई आइडिया, हमारी कोई भी चीज़ जो है कहीं से कॉपीड नहीं है। जो हमारे ब्रेन में आया उसकी कोई कीमत नहीं होती। मगर मैं इसको नो प्रॉफिट नो लॉस में, क्योंकि ये मैंने इसको अभी पंकज आर्ट को डेडिकेट कर रखा है सोशल कॉज के लिए। तो जितना भी मेरी इसकी इनकम होती है, जो मेरा खर्चा होता है, मैं उस खर्चे को निकालती हूँ और उसको अगली एग्जीबिशन में पूरा लगा देती हूँ। और उसमें मैं जो है कई संस्थाओं को भी इसमें से पैसा देती हूँ। कुछ छात्राओं को भी मैं सिखाती हूँ, उनको भी मैं आर्ट का सामान और चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। बीच बीच में मैं अपनी वर्कशॉप्स वगैरह करके जो भी इनकम होती है उसको मैं पूरा फुल्ली यूटिलाइज करती हूँ। मतलब फुल इनकम यूटिलाइजेशन आपका उसमें हो जाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस, आप अपना एक पूरा ब्रेक इवन एक पूरा आपने लेके चला हुआ है। और मेरा आपसे एक अंतिम प्रश्न, आपका एक लास्ट वर्ड, अगर आज आपने पूरी अपनी एग्जीबिशन लगाई, संभवतः आप हर 6-6 महीने के अंतराल में अपनी एक एग्जीबिशन लगाती हैं, आज की आपको पूरा आज का अपना अनुभव, आपका एक्सपीरियंस और आगे के लिए भी आपने कैसे, जैसे सर ने भी बहुत कुछ बातें बताई कि कुछ और भी अलग अलग तरह की आर्ट पेंटिंग्स वगैरह को और बढ़ाई, तो मैं हर बार कुछ उसमें नया इनोवेट करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जैसे पेंटिंग अपने घर में आदमी कितनी लगाएगा, है, तो मैं उसको अब क्या करती हूँ, कोस्टर में, ये क्या कहते हैं, डाइनिंग टेबल मैट्स में, फ्रिज स्टिकर में, की चेन्स वगैरह, मैं सब इन्हीं ट्राइबल आर्ट्स में ही ये सब चीज़ें बना रही हूँ। और अभी मैं इनको इन्विटेशन कार्ड और इन सब में भी अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो है ये अपने आप में एक बड़ी मुख्य चीज है। और अभी सर ने भी बड़े विस्तार से बताया इस इनोवेशन और क्रिएटिविटी को। आपका जो अब 6 महीने बाद का जो भी आपका आर्ट डिस्प्ले, कुछ नई चीज़ों के साथ अपनी एग्जीबिशन में लेके आती हूँ। इस बार मैंने 15-20 कोस्टर सेट बनाए थे जो कि अब सब निकल गए हैं, इसलिए मैं आपको दिखा तो नहीं सकती हूँ, मगर और की चेन्स और बुक मार्क्स लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद। हमारे इस चैनल के माध्यम से, मिसाल टुडे के माध्यम से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाइयां। और 6 महीने बाद जब भी आपका यहाँ डिस्प्ले पंकज फोक आर्ट कुछ और नई क्रिएटिव इनोवेटिव चीज हम और भी जरूर देखना चाहेंगे। हमसे बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे को इतना समय दिया और इतनी बारीकियों से आपने परिचित कराया, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भविष्य में भी आप मेरी हर एग्जीबिशन में आएँ और उसको पूरा समय दें, मैं आपसे यही अनुरोध करूँगी। थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, आपने जैसे देखा इस पूरे कैफी आजमी ऑडिटोरियम पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ में जो बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर एक ये पेंटिंग का हमने आपको पूरा नज़ारा दिखाया, फोक आर्ट बाय ललिता पांडे। अभी के लिए बस इतना ही। मैं अपने कैमरा पर्सन हर्षित और हमारे मैनेजिंग पार्टनर अंजन दास के साथ इस कैफी आजमी ऑडिटोरियम पेपर मिल कॉलोनी लखनऊ से